हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज ऑफ टॉपर्स कोचिंग क्लास। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 19 से हम लोग शुरू करेंगे। इसके प्रीवियस क्वेश्चन पहले वाले वीडियोस में अपलोड किए गए हैं, तो उसको भी देखना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 19, मीना ड्रॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फील्ड close to the axis of a current carrying circular loop. Okay, as she move away from the center of circular loop, she observes that the lines keeps on diverging. How will you explain her observation? तो फ्रेंड्स, मीना ने करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट किया है। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को ठीक से समझ लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, दैट इज स्ट्रॉन्गर नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर, and as we move from the current carrying conductor the magnetic field decreases. Okay, so ये सबसे पहले कंसेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रांग होती है, और जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाती है। ओके, सो अगर हम लोग करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की बात करते हैं, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हो, दिस इज सर्कुलर लूप है ना, इस तरीके से सर्कुलर लूप बनाया गया है करंट कैरिंग वायर का। तो यहाँ पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं, देन वी ऑब्जर्व दैट इट इज स्ट्रॉन्गर नियर द पेरीफेरी, है ना। ये जो पेरीफेरी है, दिस इज द पेरीफेरी ऑफ द सर्कुलर लूप। तो यहाँ पे नियर अबाउट दिस पेरीफेरी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है, और जैसे जैसे हम लोग पेरीफेरी से दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड वीक होते जाती है। ओके, सो जितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी फ्रेंड्स, उतनी जो सर्कल्स है वो छोटे छोटे होंगे, वेरी नियर क्लोज टू द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना। तो जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो सर्कुलर पाथ है वो बड़ा बड़ा होता जाएगा, इट विल बी बिगर एंड बिगर मोर। तो सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, ये देख सकते हो आप लोग डायग्राम में। तो एट दिस सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप ये ऑलमोस्ट हमें स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है ना। यानी कि इसका मतलब यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक है काफी, बिकॉज इट इज फार अवे फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ द सर्कुलर लूप। ओके, सो अभी यहाँ पे हमें पूछा था कि ये जो सेंटर से हम लोग जैसे जैसे दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो डाइवर्ज होते जा रही है ना। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप जो कि डायग्राम में आप लोग देख रहे हो, एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डाइवर्जिंग, दिस इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड्स बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। तो ये हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो अभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज हो रही है, इसका ये भी मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है तो ये स्ट्रेट लाइंस पैरेलल होती है एक दूसरे को। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन डाइवर्ज हो रही है, उसका अनदर मीनिंग ये भी होगा मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, दिस इज वेरी इनसाइड दिस सर्कुलर लूप, है ना। एंड कैसे वेरी वो भी हम लोग लिख सकते हैं, इट बिकम मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर एज वी मूव टुवर्ड्स द पेरीफेरी ऑफ सर्कुलर लूप। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, आई होप ये समझ में आ गया है। सो द डाइवर्जिंग मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट्स टू थिंग, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, एंड वो कैसा है फिर वो आपको लिखना है, इट इंडिकेट्स दैट इट बिकम्स मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर टुवर्ड द पेरीफेरी ऑफ सर्कुलर लूप। आई होप ये लॉजिक आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ओके, सो फ्रेंड डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट डज द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द एंड्स ऑफ अ करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलिनॉइड इंडिकेट। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन में हमें सर्कुलर लूप दिया गया था, अभी यहाँ पे हमें करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलिनॉइड दिया गया है ना। सोलिनॉइड दिया गया है मीन्स इट इज अ कॉइल, और वहां पे फिर जो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो क्या इंडिकेट करती है, वो हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ओके, सो फ्रेंड ये रहा करंट कैरिंग सोलिनॉइड, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, दिस इज अ सर्कुलर कॉइल, इस तरीके से कॉइल शेप में है, दिस इज सोलिनॉइड। सोलिनॉइड में जब करंट पास होता है तब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, सोलिनॉइड में जो इनसाइड पोर्शन होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती है, विच इंडिकेट्स दैट देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। लेकिन एट द एंड्स ऑफ सोलिनॉइड हम लोग देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरीके से डाइवर्ज हो रही है। तो हमें पूछा गया था कि ये क्या इंडिकेट करती है। सो फ्रेंड इट इंडिकेट्स दैट देयर इज नो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड, है ना। एज वी मूव अवे फ्रॉम द सोलिनॉइड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, विच इज इंडिकेटेड बाय द डाइवर्जिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्लीज नोट दिस थिंग। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द डाइवर्जिंग इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म देयर,
where the lines are closed, there is a more magnetic field, and where the lines are at more distance from each other, then there is a less magnetic field. इस तरीके से हम लोग हमारा आंसर दे सकते हैं कि inside the solenoid there is a uniform magnetic field, it is represented by parallel straight lines, but outside the magnetic field the magnetic field lines are diverging. This indicates that the magnetic field is not uniform. और वही लास्ट क्वेश्चन में जैसे एक्सप्लेन किया था वैसे एक्सप्लेन कर देंगे. The magnetic field lines are closer, then the magnetic field strength is also more, and as the magnetic field lines are diverging away from each other, it indicates that there is a less strength of magnetic field. Okay, so this is all about question number 20. Let's discuss question number 21. Okay, so discuss करते question number 21. Name 4 appliances wherein an electric motor, a rotating device that converts electrical energy into mechanical energy, is used as an important component. Okay, so friend हमें 4 ऐसे electrical devices के नाम यहाँ पे लिखने हैं जहाँ पे electrical motor use होती है, which converts the electrical energy into the mechanical energy. And in what respect motor different from the generators? तो ये भी हमें यहाँ पे पूछा गया. तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को. ओके, सो फ्रेंड देर आर मेनी डिवाइसेस विच वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल. हमें 4 पूछे गए तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं: इलेक्ट्रिक फैन, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर एंड ड्रिलिंग मशीन. सो दीज आर द 4 अप्लायंसेस वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, है ना. यहाँ पे ब्लेड्स ऑफ द फैन रोटेट होते हैं, वॉशिंग मशीन में जो ड्रम होता है वॉशिंग ड्रम वो रोटेट होता है, मिक्सर ग्राइंडर में वो ब्लेड रोटेट होता है, एंड ड्रिलिंग मशीन में ये पर्टिकुलर ड्रिल हेड रोटेट होता है. तो यही इन सभी चारों अप्लायंसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी जो हमें पूछा गया था. तो यू कैन राइट दीज 4 नेम्स. ओके, तो हमें ये भी पूछा गया था इन व्हाट रिस्पेक्ट मोटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द जनरेटर्स. ओके, सो देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन ऑफ दिस टू. इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और जो जनरेटर्स होते हैं वो इसका एग्जैक्टली अपोजिट करते हैं, वो दे कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दिस इज द मेजर डिफरेंस, है ना. इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एंड द प्रिंसिपल जो जिस प्रिंसिपल से हमें डायरेक्शन मिलती है तो हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल मोटर्स में इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और जनरेटर के बारे में इट वर्क्स ऑन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. ये भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, राइट हैंड रूल क्या है, आपको पता ही होगा, तो ये भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो. इलेक्ट्रिकल मोटर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड rule and generator Fleming's right hand rule. Please note this thing. So this is all about question number 21. Now let's discuss question number 22. Okay, question number 22. What is the role of two conducting stationary brushes in a simple electric motor? So friends, simple electric motor में जो stationary brushes यूज किए जाते हैं, हम लोगों ने देखा था B1 B2 नाम दिए थे उनको, तो उनका यहाँ पे क्या रोल होता है ये हमें पूछा गया है. तो चलिए डिस्कस करते हैं. ओके, सो फ्रेंड्स सबसे पहले इस डायग्राम को देख लीजिए, है ना. इलेक्ट्रिक मोटर की ये डायग्राम है, ठीक तरीके से आप लोग देख सकते हो. दिस इज रोटेटिंग आर्मेचर, और आर्मेचर के एंड्स में यहाँ पे ये स्प्लिट रिंग्स होती है, और इस स्प्लिट रिंग को यहाँ पे ये ब्रशेस हम लोग देख सकते हैं, कार्बन ब्रशेस, है ना. दीज आर द कार्बन ब्रशेस, और इस कार्बन ब्रशेस को फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई कनेक्टेड की होती है. तो यहाँ पे इस ब्रशेस का ये यहाँ पे जो देख रहे हो आप लोग, इस कार्बन ब्रशेस का रोल यहाँ पे पूछा गया है. तो फ्रेंड्स सबसे पहला रोल यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो ब्रश होते हैं ये दैट कनेक्ट्स द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द सर्किट. दिस इज द स्टेशनरी पार्ट विच कंटेन्स द बैटरी की रेजिस्टेंस. ये तीनों पार्ट यहाँ पे है ना, ये स्टेशनरी पार्ट, और ये जो मूविंग पार्ट होता है टू द मूविंग पार्ट ऑफ द सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ स्प्लिट रिंग्स. दीज आर द स्प्लिट रिंग्स, दिस इज रेक्टेंगुलर कॉइल एंड दिस इज आर्मेचर. तो इनको वो कनेक्ट करने का काम करता है. तो मेन रोल क्या है इस कार्बन ब्रशेस का, इट कनेक्ट्स द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द सर्किट टू द मूविंग पार्ट ऑफ द सर्किट. प्लीज हैव अ नोट. कैसे करता है और उसके बाद में ये उसका रोल क्या होता है कनेक्ट करने से. सो फ्रेंड देखिए, ये जो टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेस होते हैं, दीज टू दे ड्रॉ द करंट फ्रॉम द बैटरी. बैटरी से करंट आता है इस तरीके से, एंड इट्स अप्लाई टू द आर्मेचर ऑफ द मोटर बिकॉज ऑफ द टच. इस टच के वजह से, क्योंकि ये ब्रश इस दोनों के कॉन्टैक्ट में है. तो आउटर साइड्स ऑफ द टू हाफ्स ऑफ द स्प्लिट रिंग्स, दीज आर द स्प्लिट रिंग्स. ये कनेक्ट होती है, ये टच की जाती है सिर्फ इस कार्बन ब्रशेस को, सो दैट जब ये मूव करती है फिर भी उनका कॉन्टैक्ट ब्रशेस के साथ में होता है.
So this is the main logic, main role of this carbon brushes. It connects the stationary part of the circuit to the moving part of the circuit, and which helps to draw current from the battery to the coil. So this is the main role of that carbon brushes. तो चलिए डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट. ओके, तो डिफरेंस हमें पूछा है डीसी एसी. ओके, हाउ मेनी टाइम्स डज एसी यूज्ड इन इंडिया चेंज डायरेक्शन इन 1 सेकेंड. ओके, तो हमारे इंडिया में जो अल्टरनेट करंट यूज होता है, हर कंट्री में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है. तो हमारे इंडिया में जो अल्टरनेट करंट हम लोग यूज करते हैं, तो उसकी डायरेक्शन 1 सेकेंड में कितने टाइम चेंज होती है, ये भी हमें पूछा गया. तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए डिस्कस करते हैं. ओके, सो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेट करंट. तो जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, डायरेक्ट करंट जो होता है वो सिर्फ वन डायरेक्शन में मूव करता है एंड विच हैव अ सेम मैग्नीट्यूड. बट अल्टरनेट करंट की मैं बात करते हैं तो इट मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, है ना. इट चेंजेस इज डायरेक्शन आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम. तो ये होता है डिफरेंस. इट मूव्स इन ओनली वन डायरेक्शन एंड इट चेंज, एंड एसी के बारे में इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस. और मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है और अल्टरनेट करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज होते रहता है. तो दिस इज द मेजर डिफरेंस. तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे डीसी एसी में द डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन्स सेम विथ टाइम, और एसी में लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस पीरियोडिकली. सेकेंड थिंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्ट करंट इज कांस्टेंट. इसी में लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंजेस कंटिन्यूअसली, है ना. चेंजेस यहाँ पे चाहिए था, चार्जेस नहीं चाहिए था, चेंजेस. ओके, उसके बाद में आप लोग थर्ड पॉइंट इस डायग्राम को ड्रॉ करना है फ्रेंड्स. दिस इज द डायग्राम ऑफ डायरेक्ट करंट विथ टाइम टू द करंट डायग्राम. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इट हैव अ सेम मैग्नीट्यूड. देखिए सेम मैग्नीट्यूड है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है. अल्टरनेट करंट की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड देखिए फ्रेंड्स चेंज हो रहा है ना, इस तरीके से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो आफ्टर राइटिंग दीज टू डिफरेंस आपको ये थर्ड डायग्राम भी उसके नीचे ड्रॉ कर देनी है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी. उसके बाद हमें पूछा गया था इंडिया में हर सेकेंड में अल्टरनेट करंट की डायरेक्शन कितने टाइम चेंज होती है. तो चलिए डिस्कस करते हैं. ओके, सो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ अल्टरनेट करंट इन इंडिया वो है 50 हर्ट्ज, यानी कि 50 साइकिल्स होते हैं 1 सेकेंड. हमें फ्रीक्वेंसी पता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम. तो 1 सेकेंड में उसके ऐसे देखिए, ये साइकिल यहाँ से होता है, दिस इज 1 कंप्लीट साइकिल यहाँ से यहाँ तक. तो ऐसे जो साइकिल्स है वो पूरे 50 साइकिल्स होते हैं 1 सेकेंड्स में, यानी कि इंडिया में एसी करंट की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज. तो 1 साइकिल के लिए कितना टाइम लगेगा. तो 1 साइकिल के लिए टाइम लगेगा 1/f, यानी कि 1/50. देखिए फ्रेंड्स, 1 सेकेंड में 50 साइकिल्स हो रहे हैं, सही बात है ना. तो 1 टाइम के लिए 1 साइकिल्स के लिए 1/50 सेकेंड्स इतना टाइम लगेगा. ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो 1 साइकिल है यहाँ से यहाँ तक, तो इस कंप्लीट 1 साइकिल में, दिस इज द 1 साइकिल, इस कंप्लीट 1 साइकिल में जो अल्टरनेट करंट की डायरेक्शन है वो 2 टाइम्स चेंज हो रही है ना. फर्स्ट टाइम दिस एंड सेकेंड टाइम दिस. सो कितने यहाँ पे हो रहे हैं टाइमिंग 1/50 था, सॉरी 1 पर्टिकुलर साइकिल के लिए, उसमें एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज हो रही है. सो यहाँ पे हम लोग उसको इस 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1/50 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, सो इट विल बी 1/100 सेकेंड. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन इंडिया अल्टरनेट करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड. क्योंकि देखिए फ्रेंड्स कि हर सेकेंड्स में इस तरीके से मीन्स हर साइकिल के लिए 1/50 सेकेंड इतना टाइम लग रहा है. तो एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज होती है, तो इसीलिए 1/100 सेकेंड्स यहाँ पे होगा. तो हम लोग लिखेंगे कि 1 सेकेंड्स एसी चेंजेस इस डायरेक्शन 100 टाइम्स. तो यहाँ पे ये आपको समझना चाहिए. ओके, सो फ्रेंड इसको थोड़ा सा सिंपली हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं. देखिए मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करवा के देता हूँ कि 1 सेकेंड में यहाँ पे हो रहे हैं 50 साइकिल्स, है ना, साइकिल्स, और एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज हो रही है. सो हम लोग लिखेंगे 1 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 1 सेकेंड में 2 टाइम्स डायरेक्शन चेंज हो रही है. सो इट विल बी 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज. तो इस तरीके से भी हम लोग ये आंसर लिख सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो फ्रेंड चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट इज द रोल ऑफ फ्यूज
यूज्ड इन सीरीज विथ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ओके, तो फ्यूज का रोल हमें पूछा गया है। व्हाई शुड अ फ्यूज with a defined rating not be replaced by one of the larger rating। ओके, तो अगर हमें फ्यूज का वर्किंग पता है तो ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी हम लोग यहाँ पे इजीली बता सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या होता है फ्यूज का रोल। ओके, सो फ्रेंड, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग के प्रॉब्लम की वजह से जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट सर्किट से फ्लो होना शुरू कर देता है, जिसके वजह से फायर भी हो सकती है ना। तो ये प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए फ्यूज का यूज किया जाता है। तो वी विल राइट दैट टू सेव द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम हाई करंट डैमेज ड्यू टू ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट, फ्यूज इज यूज्ड। So this is the first most important reason of uses of fuse। ओके, सेकेंड थिंग, तो फ्यूज का यूज इसलिए हो रहा है कि ज़्यादा करंट उसमें से सर्किट से ना फ्लो हो सके। अगर ज़्यादा करंट फ्लो होने की कोशिश होती है तो ये जो फ्यूज वायर होती है वो ब्रेक हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, और सर्किट ब्रेक होने की वजह से लार्ज एम्पियर का जो करंट फ्लो हो रहा है वो वहाँ से नहीं होता, अप्लायंसेस बच जाते हैं। तो ये है फ्यूज का रीज़न यूज करने का। अभी यहाँ पे अगर ज़्यादा, हमें जो सेकंड भी पूछा गया था कि अगर हाई रेटिंग की, अगर हम लोग डिफाइंड रेटिंग से ज़्यादा रेटिंग की अगर वायर लगाते हैं तो क्या होगा। तो फ्रेंड, इफ़ वी अप्लाई और रिप्लेस्ड वन विद द लार्जर रेटिंग, देन इट विल अलो हाई करंट टू पास थ्रू इट, विच वी कैन डैमेज द अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जो उसका मेन पर्पज़ है वही यहाँ पे मीन्स अचीव नहीं होगा हमारा। उसका पर्पज़ ये है यहाँ पे कि ज़्यादा रेटिंग का करंट पास नहीं होना चाहिए, ज़्यादा एम्पियर का करंट पास नहीं होना चाहिए। और अगर हमने डिफाइन रेटिंग से ज़्यादा रेटिंग की फ्यूज वायर वहाँ पे लगा दी तो उसमें से तो ज़्यादा रेटिंग का करंट पास होगा और फिर वहाँ पे ये प्रॉब्लम की वजह से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं। तो जिस रेटिंग का वहाँ पे जो फ्यूज वायर है वो लगाना चाहिए, उसी रेटिंग का वहाँ पे लगाना चाहिए। उसके ज़्यादा रेटिंग का अगर हम लोग लगा देते हैं तो फिर फ्यूज उसका काम नहीं कर सकेगा और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डैमेज हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप ये सीरीज आपको आपके पढ़ाई में हेल्प कर रही है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल टॉपर्स कोचिंग क्लास और कमेंट बॉक्स में आपके वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच।